गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज से हम संविधान का चौथा भाग पढ़ेंगे, निदेशक तत्व। अब देखो कि डीपीएसपी, ये जिसे कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निदेशक तत्व। इसका मतलब क्या है, ये क्यों आया, तो क्या क्या इसमें हम पढ़ेंगे। पहले हम देखें बच्चों कि हम डीपीएसपी में यानी राज्य के डीपीएसपी में हम पढ़ेंगे क्या क्या। तो पहला देखेंगे कि इसकी उत्पत्ति यानी कैसे इसकी ओरिजिन हुआ। फिर देखेंगे इसका नेचर, प्रकृति क्या है इसकी। फिर हम देखेंगे कि निदेशक तत्व में किस तरीके से विचारधाराओं का सामंजस्य किया गया है, किस तरीके से विभिन्न अवयव देखेंगे, एलिमेंट्स। फिर हम देखेंगे निदेशक तत्व का क्रियान्वयन, इम्प्लीमेंटेशन। और फिर हम इसके बाद देख सकते हैं निदेशक तत्व के निदेशक तत्व के फिर देखें निदेशक तत्व के किस तरीके से जुडिशरी का डिसीजन है और कैसे मूल अधिकार और निदेशक तत्व के आपस में रिलेशन है। मूल अधिकार और निदेशक तत्व के आपस में कैसे संबंध है, रिलेशन बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी। और उसके बाद एक वर्तमान विवाद भी आप देख सकते हैं कि समान नागरिक संहिता, डीपीएसपी का जो प्रेजेंट जो डिस्प्यूट है दैट इज रिलेटेड टू यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। तो पहले हम शुरुआत करेंगे उत्पत्ति से। इतने पार्ट हम देखेंगे डीपीएसपी में, और ये भी हम देखेंगे कि भाग 4 के अलावा कहाँ कहाँ डीपीएसपी आए, कैसे सरकार के साथ झगड़ा हुआ इसका। लेकिन पहली बात आप करेंगे कि व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ डीपीएसपी। डीपीएसपी आई कहाँ से, इसकी पूरी कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई, तो जरा देखा जाए। पहला हम देखेंगे कि व्हाट इज द ओरिजिन। व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ डीपीएसपी, तो आप देखोगे कि हमारे यहाँ संविधान सभा में संविधान के निर्माण के लिए तमाम कमिटीज बनाई गई थी। संविधान सभा में अब यह था कि कमिटीज बनाई गई थी जिससे संविधान को हम फ्रेम करते। वैसी कमेटी थी मूल अधिकारों की उप समिति, सब कमेटी ऑफ, एक समिति थी मूल अधिकारों की उप समिति, सब कमेटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो आप देखोगे हमारा संविधान बन रहा था तो जैसे बहुत सारी कमेटीज थी, तो एक उसमें थी मूल अधिकारों की उपसमिति, सब कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स। ये बात बड़ी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हमारे यहाँ संविधान में डीपीएसपी के लिए कोई कमेटी नहीं थी। कमेटी डीपीएसपी के लिए नहीं थी, कमेटी थी फंडामेंटल राइट्स के लिए, और जेबी कृपलानी इसके चेयरपर्सन थे। और एक थी फंडामेंटल राइट के संबंध में एडवाइजरी कमेटी, तो इस कमेटी के चेयरपर्सन थे जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी इसके चेयरपर्सन थे। और एक थे फंडामेंटल राइट्स की एडवाइजरी कमेटी जिसके चेयरपर्सन थे सरदार पटेल। तो ये कमेटी को जिम्मेदारी दी गई थी वे फंडामेंटल राइट्स को ढूंढो। और आप देखोगे वाई फंडामेंटल राइट्स वाज वेरी सिग्निफिकेंट, क्योंकि बच्चों देखो ब्रिटेन का शासन था तो विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका थी ही,
यानी हमारे यहाँ लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, दैट वाज द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका पहले से थी। व्हाट वाज मिसिंग आउट देयर? फंडामेंटल राइट्स। तो आप याद रखो, अब ये हुआ कि फंडामेंटल राइट्स ढूंढा जाए। तो आप जानते हो देश नया था, संविधान नया बन रहा था, और इस फंडामेंटल राइट की कमेटीज के जो एडवाइजरी कमेटी थी, फंडामेंटल राइट्स के मामले में जो सलाहकार समिति थी, जो एडवाइजरी कमेटी थी, उसके चेयरपर्सन थे सरदार पटेल। कमेटी सरदार वल्लभ भाई पटेल या सरदार पटेल इसके चेयरपर्सन थे। अब आप देखोगे कि जब फंडामेंटल राइट्स के सर्च करने की बात आई तो जेबी कृपलानी ने, भाई नया नया संविधान था, आप देखो नई नई चीज के प्रति एक मनोवैज्ञानिक आकर्षण ज्यादा होता है ना कि जब भी कोई नया आपके पास मोबाइल आता है उसका बड़ा हम अच्छे से रखते हैं, वही मोबाइल पुराना हो जाए तो इधर फेंक देंगे। वैसे हमारे संविधान निर्माता एक नए देश के लिए संविधान बना रहे थे, पहली बार उन्हें फंडामेंटल राइट्स ढूंढने का मौका मिला था। अब उन्होंने दुनिया के तमाम देशों से फंडामेंटल राइट्स ढूंढ लिया, लेकिन सवाल था कि फंडामेंटल राइट्स का इतना विशाल आकार हो गया, आप जानते हो उसको इम्प्लीमेंट करने में प्रॉब्लम थी। ये बात याद रखना, जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ था हमारे पास समस्या क्या थी? अब सवाल ये नहीं था फंडामेंटल राइट्स हम देना नहीं चाहते थे, सवाल ये था फंडामेंटल राइट्स ये तो बाध्यकारी होगा। आप याद रखो, अगर फंडामेंटल राइट्स का मतलब है ये वाद योग्य होगा, बाध्यकारी होगा, जो मैंने फंडामेंटल राइट्स में आपको बता रखा है। इसका मतलब है अगर हमने फंडामेंटल राइट्स दिया और वो सरकार ने लागू नहीं किया तो हम तुरंत सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे। फंडामेंटल राइट्स आर इन्फोर्सेबल एंड जस्टिसेबल। अब सवाल देखो दोस्तों, जब देश आज़ाद हुआ था तो भारत एक गरीब देश था उस समय, भारत एक गरीब देश था। अब गरीब देश होगा तो आप याद रखो, अब हमारे फंडामेंटल राइट्स का जो अध्याय बनाया गया था, जो फंडामेंटल राइट्स का अध्याय जो बनाया गया था, उसमें ये कोशिश की गई थी कि फंडामेंटल राइट्स में क्या क्या रखा जाए। सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन, सभी के लिए हेल्थ केयर, ये सारी बातों को फंडामेंटल राइट्स में रखने का प्रयास किया गया था। तो सवाल था कि जब भारत गरीब था, आर्थिक समस्या थी, आर्थिक समस्या बनी हुई थी, और अभी आप देखोगे प्रशासनिक चुनौती भी विद्यमान थी। तो अब नया नया देश था दोस्तों, इसलिए एक एक से, क्योंकि जब देश विभाजित हुआ और हमें आज़ादी मिली तो आप समझ लो कि ऐसा भावना जैसे सर मुड़ाते ओले पड़ जाना। उधर से नागालैंड की अलग समस्या थी, अलगाववाद की, कश्मीर में पाकिस्तान चैन नहीं लेने दे रहा था, तब तक जो भाई पाकिस्तान से आए हुए थे इधर शरणार्थी के रूप में, उनको बसाना अलग जिम्मेदारी थी। तो हम तमाम समस्याओं से घिरे हुए थे। अब ऐसे देश में ये सोचना कि तत्काल हम लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दे दें, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स का इतना भारी भरकम अध्याय बनाया गया, उसमें यह भी रख दिया गया कि भाई एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट रखा जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिकल हेल्थ होगा। सवाल था एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट आप देंगे तो आप समझते हैं सरकार को स्कूल बनवाना पड़ता, सरकार को टीचर हायर करने पड़ते, उनको सैलरी देनी पड़ती, बिल्डिंग बनवानी पड़ती, इन सब में खर्च होता पैसा। इसलिए आप देखोगे हमारे यहाँ दो प्रकार के राइट माने गए। एक ऐसे राइट है जिनको लागू करने में सरकार के लिए पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं थी, और एक ऐसे राइट थे जिनको लागू करने के लिए सरकार को तत्काल पैसे खर्च की आवश्यकता थी। इसलिए संविधान सभा के सलाहकार ये थे, सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल। संविधान सभा के सलाहकार अलग थे, बी.एन. राव। तो बी.एन. राव ने और डॉक्टर अम्बेडकर ने मिलकर एक तरीका अपनाया, ऐसा है भाई फंडामेंटल राइट्स को दो पार्ट में बांट लिया जाए। जो मूल अधिकार का दस्तावेज कृपलानी ने ढूंढा हुआ था उसको दो भाग में बांट लिया जाए। एक हम भाग रख लें जो भाग 3 में रख दें फंडामेंटल राइट को, दूसरे को रख दें भाग 4 में। इसे सच मानिए जो आज का डीपीएसपी था वो ओरिजिनल प्लान के हिसाब से फंडामेंटल राइट्स में ही उसको सपोर्ट करने की बात थी। ओरिजिनल प्लान हमारा वही था कि इसको हम फंडामेंटल राइट्स का पार्ट देंगे, उसमें रखेंगे, लेकिन सवाल ये था
कि हमने सोचा कि ना भाई, अगर हम सारे भाग को फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में रख देंगे तो पार्ट 3 क्या होता है, दैट इज अ बाइंडिंग, ये बाध्यकारी है, ये तो इन्फोर्सेबल है, ये तो, इसका मतलब है भाग 3 का मतलब क्या है, जहां व्यक्ति राज्य को कहेगा कहाँ पे लागू करो, राज्य को लागू करना पड़ेगा, क्योंकि व्यक्ति उच्चतम न्यायालय में चला जाएगा। लेकिन इसलिए बाध्यकारी है, ये वाद योग्य है, जस्टिसेबल है, यानी ये वाद योग्य है, क्योंकि इसको लागू कराने के लिए हम आर्टिकल 32 में कोई भी रिट लेके चले जाएंगे। एक उपाय माना गया कि भाई देखो, अभी क्या है, हमारे यहाँ प्रशासनिक समस्या है, आर्थिक समस्या है, पैसे की प्रॉब्लम है, इसे एक तरीका अपनाते हैं, कुछ फंडामेंटल राइट जिसमें हमें पैसा खर्च करना पड़ेगा उसके लिए अलग पार्ट बना देते हैं। जैसे जैसे राज्य की माली हालत बढ़ेगी, जैसे जैसे राज्य की शक्ति बढ़ेगी, हम आपको देते जाएंगे। आइडिया ही आया। इसका मतलब था, इसका मतलब ये था, क्योंकि संविधान सभा में कुछ ऐसे भी लोग बैठे थे जो कहा करते थे फंडामेंटल राइट नहीं होगा, मूल अधिकार नहीं होगा। वो कहा करते थे अरे भाई हम समाजवादी देश बनाना चाहते हैं, क्योंकि बच्चों सोवियत संघ का निर्माण हुआ था अक्टूबर 1917 में। हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में भी नेहरू नेहरू अगर जैसे लोग बड़े समाजवादी थे, तो समाजवाद का बड़ा प्रभाव था। तो हमारे संविधान निर्माताओं में एक धड़ा ऐसा मानता था कि भैया देखो, ये फंडामेंटल राइट किसको मिल रहा है, व्यक्ति को मिल रहा है, और भारत में व्यक्ति कौन है, पैसे वाले हैं। अरे भैया पहले पहले ये देखो यार, पहले शिक्षा दोगे, पहले स्वास्थ्य की सुविधा दोगे, व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, एजुकेशन। अरे पहले शिक्षा दो, पहले हेल्थ फैसिलिटी दो, स्वास्थ्य की सुविधा दो, फिर लोगों का काम का अधिकार दो, राइट टू वर्क, काम का अधिकार होना चाहिए, राइट टू वर्क होना चाहिए, और फिर क्या होना चाहिए, यही नहीं है, बल्कि काम के अधिकार के साथ पोषण की सुविधा होनी चाहिए, न्यूट्रिशन, गरिमा में, यानी सरकार को ये सब चीजें देनी चाहिए। यानी हमारे संविधान सभा में एक ऐसा धारा था जो कहा करता था कि भैया आजादी, बोलने की आजादी, जीवन का अधिकार सब व्यर्थ है, इसको हटाओ, ये सब बड़े बड़े लोगों की बड़ी बड़ी बातें हैं। और अरे भाई हमारा गरीब देश है, गरीब देश में फंडामेंटल राइट का मतलब क्या होता है, फंडामेंटल राइट का मतलब है आप केवल रिच लोगों के सपोर्ट में हो, समर्थन कर रहे हो, इसलिए हमें क्या चाहिए, हमें लोगों को शिक्षा अधिकार देना है, हेल्थ की सुविधा देनी है, राइट ऑफ वर्क देना है, न्यूट्रिशन देना है। और जरा सोच के देखते हो दोस्तों, इन सबको देने में पैसा लगेगा। अच्छा, फंडामेंटल राइट का भाग 3 है, बोलने की आज़ादी। अब आर्टिकल 19 है, बोलो मत बोलो, उसमें सरकार क्या करना है, सरकार कौन सा पैसा देना है बोलने के लिए, तो सरकार को धार्मिक अधिकार। ध्यान से आप देखो, फंडामेंटल राइट में जितने राइट्स हैं आपको, उसमें गवर्नमेंट इज नॉट कंपेल्ड टू स्पेंड एनीथिंग, गवर्नमेंट को खर्च करने की जरूरत थोड़ी है। अरे भाई वो तो स्वाभाविक रूप में आपको दे दिया गया अधिकार, अब उसका प्रयोग करो ना करो, धार्मिक अधिकार, आवागमन का अधिकार, आज़ादी का अधिकार, जीवन का अधिकार। और इसे जरा सोच के देखो बच्चों, हमारे देश के लिए क्या आज पहले जरूरत थी, शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, लेकिन समस्या ये थी कि फंडामेंटल राइट में जब इसको भी शामिल कर लिया गया, ये सारे अधिकार देने के लिए आपको पैसे की आवश्यकता पड़ती। अब सरकार के पास पैसा था ही नहीं, इसलिए सरकार ने एक तरीका अपनाया कि ऐसा है भाई, हम ये काम करेंगे, इन फंडामेंटल राइट को हम कहाँ रख देंगे, भाग 4 में। भाग 4 का मतलब है कोई व्यक्ति न्यायपालिका में नहीं जाएगा। इसलिए अब देखो, ये बाकायदा जो डीपीएसपी की बात होती है, ये शुरू होती है आर्टिकल 35 से, सॉरी 36 से, और जब 36 से शुरू होती है बात, तो 37 में बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी है आर्टिकल 37 में। अगर आपको आर्टिकल 37 चाहिए तो हम आपको दिखा देते हैं। अब आप देखोगे कि किस तरीके से यहाँ पे
तो अभी आपको दिखा देगा। आर्टिकल 37 में जो बात लिखी गई है वो लिखा गया है, आर्टिकल 36 से डीपीएसपी शुरू हो रहा है और 37 में ही बात कही गई है कि निदेशक तत्व को लागू कराने के लिए कोई व्यक्ति उच्चतम न्यायालय में नहीं जा पाएगा, बल्कि निदेशक तत्व राज्य के नीति के मार्गदर्शक होंगे। इट इज फंडामेंटल ऑफ द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। बच्चों ध्यान सुनने की बात है, ये शब्द पीटी में पूछा गया है इसमें कि संविधान के किस भाग को कहा जाता है। इट इज फंडामेंटल ऑफ गवर्नेंस ऑफ दिस कंट्री, डीपीएसपी। ध्यान रखने की बात है, आज संविधान निर्माताओं ने आर्टिकल 37, यानी एग्जाम में 37 नहीं पूछा गया, 37 में क्या लिखा है पूछा गया। निदेशक तत्व क्या है? ये है फंडामेंटल्स ऑफ द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, ये डीपीएसपी है जो शासन के संचालन का मूल आधार है। और दूसरी बात, आर्टिकल 37 में क्या कहा गया है कि नो बडी कैन अप्रोच सुप्रीम कोर्ट, यानी इसीलिए कहा जाता है निदेशक तत्व बाध्यकारी नहीं है। निदेशक तत्व फंडामेंटल राइट के बाध्यकारी नहीं है और न ही अवाद योग्य है। इसका मतलब ये हो गया कि आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते इसके लिए। अब मान लो कि डीपीएसपी में लिखा हुआ है आर्टिकल 37 में फंडामेंटल ऑफ गवर्नेंस। जो गवर्नेंस का दोस्तों क्या है? गवर्नेंस का मतलब है विधि का निर्माण गवर्नेंस, पॉलिसी का निर्माण गवर्नेंस, शिक्षा देना गवर्नेंस। तो सरकार जो भी काम करेगी उसके लिए मार्गदर्शक क्या होगा? डीपीएसपी। अब सवाल ये है, आपको सुप्रीम कोर्ट जाने की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए सरकार खुद लागू करेगी। आर्टिकल 37 कहता है सिंस इट इज फंडामेंटल ऑफ गवर्नेंस, इसलिए सरकार लागू करेगी, क्योंकि सरकार दोस्तों कल्याणकारी है, वेलफेयर स्टेट है। और ध्यान देने की बात है बच्चों, इंडियन स्टेट इज अ वेलफेयर स्टेट। अब वेलफेयर देखो, हमारा वेलफेयर कौन करता है? हमारे पेरेंट्स। भाई हमारे कल्याण की बात, हमें शिक्षा स्वास्थ्य, जो भी हमें शिक्षा स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराए हमारा वेलफेयर करता है। इसका मतलब है पेरेंट्स हमारा नियंत्रण तो करते ही हैं, हमारा वेलफेयर भी करते हैं। और अब देखोगे वेलफेयर का मतलब है कि अब जरा देखो, शिक्षा स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना। यकीन मानो पेरेंट्स के साथ साथ स्टेट भी हमारा वेलफेयर करता है। कई कई बच्चे कहते हैं अरे सर क्या बात कर रहे हो, देखो फंडामेंटल राइट आर्टिकल 32 है, इसमें तो इसमें सुप्रीम कोर्ट जा सकता हूँ। आर्टिकल 37 में ये तो बाध्यकारी नहीं है, नॉन इन्फोर्सेबल है, नॉन जस्टिसेबल है। इसका मतलब क्या है? हम सरकार पर क्या भरोसा रखें? सरकार को दे दिया गया काम करने को और सुप्रीम कोर्ट जा ही नहीं सकते। ये तो ऐसा हो गया जैसे किसी को ऐसे बैंक का चेक दे दिया गया जो बैंक ही नहीं है। कमाल की बात है यार। तो आलोचक तो यहाँ तक कहते हैं ये बड़े बड़े लोगों की बड़ी बड़ी बातें थी। दोस्तों कुछ लोगों ने कहा ये डीपीएसपी कुछ ऐसा था। अब बताओ, राज्य को कह दिया गया राज्य जनता कल्याण करेगा। राज्य कौन सा कल्याण करेगा? जो शक्ति पा गया उसको होश रहेगा कल्याण का। जो शक्ति पा गया वो कल्याण क्या करेगा? वो तो अपना ही कल्याण करेगा। शक्ति में नशा ऐसा होता है। लेकिन बच्चों ये बात सही नहीं है, क्योंकि जरा सोच के देखो, एक बार मैं वाराणसी गया और वहां मैंने देखा कि आज राज्य के द्वारा अंतिम संस्कार के लिए भी लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट स्टीमर दिया जा रहा है। और कई बार दोस्तों ये राज्य कल्याणकारी स्वरूप मैंने तब देखा, वो माय गॉड, मतलब कई बार तो मैं भावनात्मक हो जाता हूँ। दोस्तों हम लोग विश्वविद्यालय पढ़ते थे, यूनिवर्सिटी में राज्य ने साल भर की फीस ली थी 1200 रुपये। 1200 रुपये में यूनिवर्सिटी ने राज्य ने पढ़ा दिया। और जरा सोच के देखो, यानी राज्य ने किसी न किसी के लिए कुछ न कुछ दिया, किसी के लिए स्कॉलरशिप दिया, किसी को इतने सस्ते में पढ़ा दिया। और अभी तो राज्य कह रहा है मैं घर भी फ्री में बनवा दूंगा, राज्य कह रहा है रोजगार भी दे दूंगा, किसान सम्मान निधि भी 6000 रुपये दे रहा है, वृद्धावस्था पेंशन भी दे रहा है। तो मेरे बच्चों यही तो है निदेशक तत्व का क्रियान्वयन। अब मेरे बच्चों कुछ लोग कहते हैं यार फंडामेंटल राइट बहुत महत्वपूर्ण है, क्यों आर्टिकल 32 लेके जाओगे? अरे मेरे जितने बच्चे सुन रहे हो देख लो ध्यान से,
आप में से कौन सा ऐसा बच्चा है 32 लेकर सुप्रीम कोर्ट गया है? अरे फंडामेंटल राइट पढ़ लो, यूज नहीं कर पाओगे भी। लेकिन दोस्तों, राज्य, जरा सोच के देखो, राज्य हमारे बारे में इतनी चिंता करता है, बूढ़ों को, कई बार तो बूढ़ों को परिवार के लोग भी छोड़ देते हैं, उसके बाद भी राज्य आ जाता है। यानी कई बार तो ऐसा लगता है दोस्तों, राज्य है या शक्तिमान है? राज्य में हर जगह जहाँ जाते हैं, और मैं तो पैदा हुआ दोस्तों राज्य की गोद में। अरे हॉस्पिटल में पैदा हुआ तो राज्य की गोद में पैदा हुआ, उसके बाद आगे बढ़ा, राज्य ने पढ़ा लिखा दिया, उसके बाद राज्य ने कहा नौकरी भी कर लो, उसके बाद राज्य ने कहा पेंशन ले लो, उसके बाद राज्य ने कहा कोई बात नहीं है। और हमारी जयललिता मुख्यमंत्री, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री नहीं रही, और अम्मा, अम्मा को तो हम ये कहते थे, अम्मा ने सबको, पूरी जनता को मुफ्त में भैंस दे दिया। अभी मध्य प्रदेश में देखो, अब मध्य प्रदेश में देखो किस तरीके से लाडली योजना, बिहार में नीतीश कुमार ने लड़कियों को साइकिल दे दिया। अरे मेरे बच्चों, ये सब क्या है? निदेशक तत्व का क्रियान्वयन है, यही आर्टिकल 37 का क्रियान्वयन है। और इसलिए जो लोग कहते हैं निदेशक तत्व के इम्पोर्टेंट नहीं है, और हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट के अधिकार को, किसी बच्चे ने पूछा अम्मा कौन है, अरे अम्मा जयललिता, मतलब उधर दक्षिण भारत में मतलब बहन को अम्मा कहा जाता है, तो बड़ी बहन जयललिता थी। और जरा सोच के देखो, मामला जयललिता का नहीं है। इसलिए आप सोचो कि आपको सुप्रीम कोर्ट में जाने से ज्यादा फायदा मिलेगा, या सरकार खुद ही आपके पास आ रही है? और इसे सरकार कैसी है? वेलफेयर स्टेट है। सरकार कैसी है? कल्याणकारी राज्य है। सरकार वेलफेयर स्टेट है, सरकार कल्याणकारी राज्य है। इसलिए बड़ी ध्यान देने की बात है, सरकार को जिम्मेदारी है कि सबका कल्याण देखे। सरकार की जिम्मेदारी है कि वो सबका कल्याण देखे, सबका ध्यान रखे। इसे सबका साथ सबका विकास, ये दोस्तों निदेशक तत्व है। और आप कहोगे तो सर इसको वादयोग क्यों नहीं बनाया गया? अरे दोस्तों, वादयोग इसलिए नहीं बनाया गया क्योंकि थोड़ी पैसे गरीबी थी, और जैसे सरकार आप देखो अभी शक्तिशाली बनती जा रही है, जैसे जैसे सरकार के पास टैक्स आता जा रहा है, हर राज्य में एम्स बन रहा है। जरा सोच के देखो, हर राज्य में एम्स बन रहा है, हर डिस्ट्रिक्ट में एक हॉस्पिटल बन रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दी जा रही है। क्योंकि जैसे जैसे राज्य शक्तिशाली बनता जा रहा है, हमारे यहाँ राज्य बिल्कुल पिता की भूमिका में आ गया है। जैसे हमारे पेरेंट्स क्या होता है, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है बच्चों को पैसा देते जाते रहते हैं, लेकिन कई बार बच्चे हल्ला मचाते हैं कि मैं ये चाहिए, मैं वो चाहिए, मैं वो चाहिए, तो राज्य ये सारी बात आपको देता है। आप जरा सोच के देखो, यहाँ से निदेशक तत्व की उत्पत्ति हुई, लेकिन स्रोत क्या है, कहाँ कहाँ से हमने लिया इसको, कैसे लिया हमने? इसलिए दोस्तों, फंडामेंटल राइट्स क्या है? फंडामेंटल्स ऑफ गवर्नेंस। आलोचना करने वाले लोग ये नहीं समझ पाए किस तरीके से, जब लोगों ने निदेशक तत्व की आलोचना की, अरे तो बड़े बड़े लोगों की बड़ी बड़ी बातें हैं, यानी पुण्य आत्माओं की महत्वाकांक्षा है, ये चुनावी घोषणा पत्र है। कई लोगों ने तो यह तक कह दिया गांधी बाबा को दी गई अंतिम श्रद्धांजलि है। और कई लोगों ने कहा कि भैया 1952 में पहला चुनाव होने वाला था, और चुनाव होने वाला था उसके कारण अब नेहरू सरकार को सोच कहना था कि हम जनता के लिए सब कुछ चेंज कर देंगे, इसे डीपीएसपी का अध्याय रख दिया गया। ऐसा नहीं है दोस्तों, हमारे काम की सबसे बड़ी बात तो डीपीएसपी है, जहाँ सरकार से लोगों को कुछ न कुछ सुविधा मिली जा रही है। और इसलिए डीपीएसपी का अध्याय क्यों रखा गया? दोस्तों याद रखना, हमारा संविधान केवल विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका की बात नहीं करता। हमारा संविधान कहता है कि भारत को बदलना है, सामाजिक न्याय करना है, एक एक आंखों से एक एक आंसू पोंछना है। इसलिए हमारा संविधान क्या कहलाता है? सामाजिक न्याय का दस्तावेज। सामाजिक न्याय पहले पहले आता है हमारे संविधान में। इसलिए हम समाज को बदलना चाहते हैं, एक गरीब भारत को आर्थिक रूप में मजबूत करना चाहते हैं, आर्थिक विषमता दूर करना चाहते हैं। हम ऐसे संविधान के निर्माण के साथ आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ सामाजिक न्याय हो, गरीबी दूर हो। ये मामला उत्पत्ति का आ गया, ये मामला आ गया उत्पत्ति का। अब जरा देखिए, अब जरा हम देखें कि इस निदेशक तत्व के स्रोत क्या है, सोर्सेस क्या है।
कहाँ से लिया, व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ डीपीएसपी, निश्चित तत्व के स्रोत क्या है। तो आप देखोगे दोस्तों, सामान्यतः ये बात हम जानते हैं, हमने निदेशक तत्व लिया आयरलैंड के संविधान से, क्योंकि कहा भी जाता है कि हमारे यहाँ हमने दुनिया के तमाम भागों से संविधान के तमाम भाग लेने का प्रयास किया, और हमारे संविधान पर 2 भाग का तो बहुत बड़ा प्रभाव है। अच्छा, बच्चे ने सबीब जैद ने पूछा है कि संघीय व्यवस्था क्या है सर। अरे सबीब, चिंता मत करो, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा। आगे पूरा टॉपिक है संघीय व्यवस्था, चिंता मत करो। निदेशक तत्व तो आगे बढ़ेंगे, फिर कार्यपालिका विधायिका साहब को बताएंगे। तो देखो, आयरलैंड, यानी हमने ये निदेशक तत्व तो आयरलैंड से लिया, और आयरलैंड ने लिया था स्पेन से। और जरा सोच के देखो, अदरवाइज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट है यूके का और अमेरिका का। लेकिन इंग्लैंड की व्यवस्था में निदेशक तत्व था ही नहीं, अमेरिका की व्यवस्था में निदेशक तत्व था ही नहीं, इसलिए हमें आयरलैंड जाना पड़ा। इतना ही नहीं, लेकिन आयरलैंड के अलावा, और आयरलैंड ने ये निदेशक तत्व कहाँ से लिया था, स्पेन से। स्पेन से आयरलैंड ने लिया, और आयरलैंड से हमने लिया। अब सवाल ये है, क्या सारा हमने निदेशक तत्व आयरलैंड से ले लिया? किसी बच्चे ने पूछा आर्टिकल 37 लिखवा। आर्टिकल 37 में बेसिक बात यह है कि ये शासन की मूलभूत सिद्धांत है, इट इज फंडामेंटल ऑफ द गवर्नेंस, और जिनके लिए कोई व्यक्ति उच्चतम न्यायालय नहीं जा सकता। इतना आर्टिकल 37 है। और इसलिए मैं बताया दोस्तों, फंडामेंटल राइट के बाद हम केवल बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल का यूज करेंगे, सारा आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि आर्टिकल रटना हमारा काम नहीं है, हमारा काम विचार देखना है जो महत्वपूर्ण आर्टिकल है। और इसलिए प्रीवियस ईयर के सवाल भी आप देखोगे तो प्राथमिकता किसकी है, कॉन्सेप्ट की। आयरलैंड से लिया गया, फिर हमने स्पेन से आयरलैंड लिया, लेकिन सही मायने में देखा जाए तो डीपीएसपी के और भी सोर्सेज हैं, केवल आयरलैंड ही नहीं है, बहुत बड़ा सोर्स आयरलैंड है। लेकिन उसके अलावा आप देखोगे सोवियत संघ का संविधान, पूर्व सोवियत संघ अब नहीं रहा 91 में, अब इसका उत्तराधिकारी है रसिया, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। अब आप जानते हो कि सोवियत संघ कैसा देश था, समाजवादी। अभी समाजवाद के मतलब, समाजवाद उदारवाद, सबके मतलब को बता देंगे। सोवियत संघ समाजवादी देश था। तो अब जरा सोच के देखो, अगर सोवियत संघ समाजवादी देश था, तो कुल मिला के समाजवादी देशों में राज्य का मूल काम क्या होता था, काम का अधिकार। सोवियत संघ जैसे देश में क्या किया गया, या जो आज चाइना में है, आप देखोगे चाइना वगैरह में क्या होता है, बोलने का अधिकार नहीं मिलेगा आपको। समाजवादी देशों ने कहा भैया ये बोलने का अधिकार, ये सब नहीं कि धर्म का अधिकार, बोलने का अधिकार, ये सब फंडामेंटल राइट नहीं है। समाजवादी देशों ने कहा कि मूल अधिकार किसका होता है, काम का अधिकार, राइट टू वर्क, रोजगार का अधिकार, काम का अधिकार, राइट टू एम्प्लॉयमेंट, और आवास का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, राइट ऑफ हाउसिंग, राइट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, राइट ऑफ वर्क, राइट ऑफ एजुकेशन। तो सोवियत संघ में सारी इसी किस्म के अधिकार दिए गए थे। सोवियत संघ में इसी तरह के अधिकार दिए गए थे। तो अब सवाल ये है कि अच्छा, किसी बच्चे ने कहा कि सर जब स्पेन ने आयरलैंड से लिया तो हमने स्पेन से क्यों नहीं ले लिया। अरे मेरे बच्चे, इस आयरलैंड में इसका ज़्यादा उल्लेख किया गया था, विस्तारित उल्लेख किया गया था, जो स्पेन के संविधान में नहीं था। आप याद रखो, जो चीज़ बाद में लिखी जाती है उसका विस्तार थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि, और इसीलिए किसी बच्चे ने उसका जवाब भी दिया है। इसका मतलब है काम का अधिकार तो सोवियत संघ ऐसे अधिकार दिया करता था। और जरा सोच के देखो दोस्तों, सोवियत संघ में तो ऐसी व्यवस्था थी जो अचंभित कर देने वाली थी। जब अक्टूबर 1917 क्रांति सोवियत संघ में आई, तो सोचो बच्चों, ऐसी व्यवस्था थी जहाँ अगर कोई बच्चा शहर में आ गया तो उसको मुफ्त में घर, पैसा नहीं लिया जाता।
मुफ्त में घर, मुफ्त में शिक्षा, मुफ्त में हॉस्पिटल। सोवियत संघ में कमाल की व्यवस्था थी। और इतना नहीं, राज्य के अधिकारी लोगों का दरवाजा खटखटाते थे, जैसा आजकल पोलियो का टीका पिलवाने के लिए करते हैं। तो राज्य के अधिकारी दरवाजा खटखटाते थे, पूछते थे कि भाई आपके यहाँ बच्चा तो नहीं है। लोग कहते थे कि बच्चा मतलब क्यों? कि भाई पढ़ाने के लिए, पढ़ाने के लिए। अब जरा सोच के देखो, शिक्षा देना राज्य का काम, पढ़ाने वाला काम राज्य का काम। इसलिए सोवियत संघ से हमारा निरक्षरता तो बहुत प्रभावित था। तो ये बात भी ध्यान में रखने की है। और यहाँ तक कि भारतीय शासन अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, थोड़ा सा इसका भी प्रभाव था। अब देखो इसका प्रभाव कैसे था भारतीय शासन अधिनियम 1935 का, क्योंकि इसमें निरीक्षक तत्व को कहा गया था इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। इसमें निरीक्षक तत्व को इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन के रूप में व्यक्त किया गया था। यानी सूचना का एक तरीके से प्रपत्र तो कहा जाता है, निदेशक तत्व इससे प्रभावित है। उस समय इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस था ये, कि समय समय पर ये गवर्नर को अधिकार दिया जाता था कि वो सरकार को बताए कि ये काम करना है, ये काम आपको लेकर आगे बढ़ना है। इसको कहा जाता था इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। और उसके बाद दोस्तों ये भी सच है कि हमारे निदेशक तत्व पर देखिए कुछ महिला जो सदस्य थे संविधान सभा के, जिसमें कि राजकुमारी अमृत कौर, ये महिला सदस्य थी। और हंसा मेहता। अगर प्रसिद्ध महिला सदस्यों में देखा जाए जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे, और किसी बच्चे ने पूछा भी कि आयरलैंड में सारे अधिकार नहीं थे क्या? हाँ बच्चे, अगर आयरलैंड में सारे अधिकार होते तो हमें बाकी जगह क्यों जाना पड़ता? तो लेकिन मेजॉरिटी वाला पार्ट हमने आयरलैंड से लिया, बाकी चीज़ें अलग अलग जगहों से ली। क्योंकि हकीकत तो ये बात थी कि संविधान सभा में कुछ लोग इस बात पे आमादा थे कि नहीं भाई, हम सोवियत संघ जैसा राज्य भारत में बनाएंगे। वही चाहते थे कि ना ना, हम सोवियत संघ का मॉडल यहाँ पे लाएंगे। अब दोस्तों उसमें गड़बड़ी ये थी, देखो सोवियत संघ के मॉडल में था, देखो समाजवाद क्या कहता है, रोटी कपड़ा मकान का अधिकार देंगे, बोलने का अधिकार नहीं देंगे। हमारे संविधान निर्माताओं ने कहा भाई दोनों बातें एक दूसरे के खिलाफ नहीं है, हम आपको बोलने का भी अधिकार देंगे, रोटी कपड़ा मकान का भी अधिकार देंगे। और दोस्तों ये कोई बात है? अब चाइना में देखो, अभी जैक मा वहाँ के बड़े उद्योगपति हैं, और उन्होंने कुछ बोलने का प्रयास किया, सरकार ने बिल्कुल उनको नियंत्रित कर दिया। तो समाजवाद की समस्या होती है। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने कहा ना ना भाई, हम ऐसा मॉडल नहीं अपनाएंगे। क्योंकि सोवियत संघ में क्या था, अभी चाइना में एक दल था, बहुत सारे दल नहीं थे, चुनाव की बात नहीं थी। एक बात याद रखो दोस्तों, लोकतंत्र में बड़ी विशेषता है। अभी आप देखोगे तो हमारे मिजोरम में एक रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी सीएम बन गए। तानाशाही देशों में ऐसा स्वाभाविक रूप में, तानाशाही देशों में ऐसा किसी को अवसर नहीं मिल पाता। तो हमारे संविधान निर्माताओं का ना भाई रोटी कपड़ा मकान देंगे, लेकिन बोलने की आज़ादी छीनेंगे नहीं, बोलने की आज़ादी हम छीनेंगे नहीं। और उसके बाद क्या हुआ, राजकुमारी अमृत कौर और हंसा मेहता, ये फीमेल मेंबर्स थी, जिन्होंने कहा कि हम डीपीएसपी में सार्वभौमिक नागरिक संहिता या कॉमन सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड या समान नागरिक संहिता का विचार भी शामिल करना चाहिए। हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड या यूसीसी का विचार भी लाना चाहिए, ऐसा इन लोगों ने कह दिया। किसी बच्चे ने पूछा बोलने का अधिकार क्यों नहीं था सर? अरे मेरे बच्चे, पूर्णेंदु ने पूछा है, याद रखो ये समाजवाद की बात थी। अब समाजवादी सोचते थे जो सरकार में वही सब काम सही कर रहे हैं, और हम देश के समाजवाद के लिए आगे काम कर रहे हैं, और जो सरकार के खिलाफ बोल देता था ऐसा माना जाता था समाजवाद का विरोधी है।
और समाजवाद के विरोधी होने का मतलब था आज पूंजीवादी है, और पूंजीवादी होने का तो वहां सजा बड़ी गंभीर थी, इसलिए ऐसा माना गया। तो ये सोर्सेस थे जहां जहां से हमने संविधान निश्चित तत्व लिया। इन बड़ा सोर्स था आयरलैंड का। अब जरा देखो किस तरीके से उसको क्लासीफाई करें, किस तरीके से हम जरा क्लासीफाई करें कि किस किस प्रकार के हमारे यहाँ निरीक्षक तत्व हैं। फिर इसको देखें। किसी रिंकी ने पूछा है कि सर हमसे आगे क्यों है। अरे इनकी चिंता मत करो, हमसे आगे क्यों है ये हम आगे आप कहीं ना कहीं बता देंगे IR वगैरह में, उसके अभी अलग कारण है। अभी थोड़ा निरीक्षक तत्व हम देख लें, क्योंकि ऐसे टॉपिक डाइवर्ट करेंगे फिर तो हमारा मूल टॉपिक पूरा नहीं हो पाएगा। किसी बच्चे ने पूछा समान नागरिक संहिता क्या है, अभी आपको बताएंगे, ये अभी डिस्कस करेंगे। नितिन ने पूछा सर मैंने भी क्वेश्चन पूछा तो उसका रिप्लाई नहीं आया। अरे नितिन चिंता मत कर, सबका क्वेश्चन रिप्लाई हो जाएगा। अभी क्वेश्चन कम पूछो, जो मैं बात बता रहा हूँ उस पर ध्यान दो। आजकल यही बच्चों को सीखना है, इसलिए समाजवादी क्या कहते थे, बोलना मना है। समाज इसी चीन इसलिए आगे विकसित हो गया क्योंकि यहाँ हर आदमी उंगली करता रहता है कि मैं भी बोलूंगा, मैं भी बोलूंगा। अरे यार पहले स्वाभाविक रूप में पहले बेसिक बात तो सीखो। आप पहले बेसिक बात नहीं सीखोगे तो कैसे चीजें बनेंगी। पहले सुनो अच्छे से, पहले पहले बेसिक बात सीख लो। अब हमारे यहाँ देखो लोकतंत्र में इसीलिए, चाइना में क्या है, एक एक नेता ने जो बोल दिया वही सबने मान लिया। यहाँ तो भैया सब बोलेंगे, कोई काम कहोगे तो 5 लोग उसमें रंगा उठाएंगे। अब देखो फिर बच्चे बच्चे बोलते ही जा रहे हैं। इसलिए समाजवाद में अब जरा सोचो दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में होते अगर तुम लोग, तो नॉर्थ कोरिया की सरकार कहती खान सर से पहले इन सब चीजों को पकड़ो, पहले उनको सब पिटाई करो, इसे पढ़ के आओ, अच्छे से पढ़ो सुनो, अपने आप चीजें समझ में आ जाएगी। और हर सवाल का जब आप एक साथ पूछोगे तो फिर अब पहले पहले में संविधान पे देखना है, पहले बेसिक बात समझ लो, उसके बाद चाइना में डेवलपमेंट क्यों हुआ क्यों नहीं हुआ उसका उत्तर कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। किसी बच्चे ने कहा सोवियत संघ नहीं समझे, अरे मेरे बच्चे सोवियत मतलब ये क्या है, ये रशियन टर्म है। सोवियत का मतलब होता है मजदूर परिषदें। सोवियत का मतलब होता है मजदूर परिषद। बच्चा IR पढ़ाए, हाँ पढ़ाएंगे, सब कुछ पढ़ाएंगे यार, अरे भी सुन लो पहले। सोवियत का मतलब होता है मजदूर परिषदें, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट, यानी मजदूर परिषदों का शासन होगा। हकीकत में कहीं मजदूरों का शासन हुआ नहीं, तो क्या करोगे। लेकिन विचार था कि सोवियत संघ हमेशा बनाएंगे। तो अब जरा देखो, अब निदेशक तत्व के एलिमेंट कौन कौन से हैं। व्हाट आर द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ DPSP। अब निदेशक तत्व के एलिमेंट आप देखोगे, पहला एलिमेंट क्या है, उदारवादी, लिबरल। पहला एलिमेंट है उदारवादी या लिबरल। अब आप देखोगे जो लिबरल एलिमेंट है, अच्छा आप कहोगे सर लिबरल का मतलब क्या है। या तो कई कई बार हम कहते भी हैं, देखो लिबरल का एक सिंपल सा मतलब है जो रूढ़िवादी ना हो। अरे दोस्तों 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक परंपरा को मानते हैं, प्रथा को मानते हैं। अब जरा सोचो करण जौहर लिबरल है, करण जौहर लिबरल है, बिना शादी किए ही 2 बच्चे हो गए। ये बात मैं जाके अपने गांव बताया किसी ताऊ को, मैं कहता हूँ करण जौहर के पास 2 बच्चे हो गए, मैं कहा इसमें कौन सी नई बात है। मैंने कहा उन्होंने शादी नहीं की है, उनकी पत्नी नहीं, तब भी 2 बच्चे हो गए। है ऐसे कैसे हो सकता है, ये उदारवादी है दोस्तों। सलमान खान ने शादी ही नहीं की, उदारवादी। क्या याद रखो, कुछ लोग होते हैं परंपरा, प्रथा, धर्म, इन सब पे बधे होते हैं, वो कहलाते हैं रूढ़िवादी। उदारवादी इन सबको नहीं मानता। इसे उदारवाद का मतलब क्या है, जो कि ये मानता है कि व्यक्ति पहले आता है। अरे भाई मैं विवेकशील हूँ। उदारवादी मानता है कि परंपरा प्रथा पहले नहीं है, पहले क्या है, व्यक्ति है। और व्यक्ति की विशेषता क्या है, उसमें विवेक है। और अगर विवेक है तो उसको आज़ादी दी जाए, खुला छोड़ दिया जाए, उसको ये ना बताया जाए कि हमारे लिए अच्छा क्या है बुरा क्या है। आप याद रखो। इसलिए
आजकल देखो उदारवादी, आजकल तो बच्चे उदारवादी बन रहे हैं। उदारवादी होने का मतलब है मेरी मर्जी, अपनी भी शादी में न जाऊं तो मेरी मर्जी, मेरी मर्जी है। अब सवाल ये है, इसे उदारवादी क्या करता है, वो व्यक्ति की प्राथमिकता को बताएगा। उदारवादी किसकी बात करेगा, आजादी की बात करेगा, और उदारवादी लोकतंत्र और संविधान की बात करेगा। इसे सच मानो, हमारे पूरे संविधान की नींव उदारवादी है, क्योंकि विधि के शासन की बात करेगा, स्वतंत्रता की बात करेगा। जो भी उदारवादी होगा, उदारवादी आजादी के साथ कंप्रोमाइज कभी नहीं करेगा, संविधानवाद की बात करेगा, विधि के शासन की बात करेगा, डेमोक्रेसी की बात करेगा, परंपरा प्रथा की बात बिल्कुल नहीं करेगा। इसलिए बच्चों, अब जो बच्चे गांव में रहते होंगे, मेरी बात गांव में बताना मत, नहीं तो पिट जाओगे। वही उदारवाद पढ़ लेना, ज़्यादा उदारवाद का प्रयोग करना मत। इसलिए इसे अब देखो, यूरोप और अमेरिका में क्या है, पूरा जीवन शैली उदारवादी है, अपनी मर्जी से कपड़े पहनते हैं। यूरोप और अमेरिका में पूरी जीवन शैली उदारवादी है। वो जब जैसा चाहेंगे वैसा कपड़ा पहनेंगे, नहीं चाहेंगे नहीं पहनेंगे, कोई उनसे नहीं पूछ सकता। शादी किए नहीं किए, कोई उनसे पूछ ही नहीं सकता। और दोस्तों, यहाँ तो हमारी शादी में तो पता चला कि पिताजी दूल्हा बन के जाते हैं, दूल्हा तो बाराती बन के जाता है। इसलिए सवाल ये है कि हमारे निदेशक तत्व में जो उदारवादी एलिमेंट है, वो आप देखोगे उदारवादी कौन से एलिमेंट है, जैसे जैसे आप देखोगे समान नागरिक संहिता। इसका सीधा मतलब बच्चों, हमारे यहाँ कानून सभी नागरिकों के लिए एक जैसा होना चाहिए, विवाह का भी, उत्तराधिकार का भी, संपत्ति के हस्तांतरण का भी। हमारे हमारे यहाँ बच्चों, अब जरा सोच के देखो, हमारे यहाँ क्रिमिनल मामले में कानून एक है। भाई अपने हिट एंड रन केस देखा, हिट एंड रन केस में कोई भी व्यक्ति अगर दुर्घटना करता है, वो किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, कानून एक जैसा होगा। और लोकतंत्र में तो यही माना जाता है। लेकिन समान नागरिक संहिता का मतलब है कि जहाँ धर्म के अनुसार कानून अलग अलग हों, उसको एक करने की बात कर रहे हैं। क्योंकि हमारे यहाँ कुछ मामलों में नागरिक संहिता का मतलब है क्रिमिनल मामले में नहीं, कानून दो होते हैं, एक आपराधिक एक सिविल। तो सिविल कानून का मतलब है विवाह, उत्तराधिकार, तलाक। इन मामलों में कानून धर्म के हिसाब से हमारे यहाँ बदल जाते हैं, उसको ही एक समान करने की बात चलती है, उसी को कहते हैं समान नागरिक संहिता। इस पर अलग से भी आपको बता देंगे, लेकिन यह है उदारवादी विचार। और उदारवादी विचार क्या है, ये डीपीएससी में लिखा गया। आर्टिकल कौन सा है, 44, समान नागरिक संहिता, आर्टिकल 44। और दूसरी बात है, उदारवादी एलिमेंट क्या है कि कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण, सेपरेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, सेपरेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। और आप देखोगे किस चीज को उदारवादी एलिमेंट कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति, आर्टिकल 51, अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित करना, इंटरनेशनल पीस, ये आर्टिकल 51 में है। विधायिका कार्यपालिका से अलगाव, और उसके बाद ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट। और किसी पूछा कि माइनॉरिटी कम्युनिटी से अलग लॉ क्यों है, अरे मेरे बच्चों, इसीलिए तो कहा जाता है हम अभी समान नागरिक संहिता है नहीं, बात की जा रही है। उत्तराखंड ने भी प्रपोज किया है, आने वाले समय में पता चलेगा। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना, और उदारवादी एलिमेंट क्या है कि ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, ये उदारवादी एलिमेंट है। अब जाओगे निदेशक तत्व में, ये चीज आपको दिखेगी। तो ये उदारवाद का मतलब है जो आज़ादी की बात करता हो, जो संविधान की बात करता हो, जो स्वतंत्रता की बात करता हो, वही तो उदारवादी एलिमेंट है। अब देखोगे आर्टिकल 37 आप पूछ रहे थे, ये भी आपको लिखा गया है। और आपको देख बता दें, उदारवादी एलिमेंट जो हमने आर्टिकल 44 की बात करो,
आर्टिकल 37 ये भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और मेन चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा विचार देख लो अभी आप। और जो मैं आपको बता रहा था कौन सा आर्टिकल होगा, आर्टिकल 49। देखो 49 क्या है, राष्ट्रीय धरोहर स्मारकों का संरक्षण करना 49 है, ये उदारवादी है। तो उदारवादी लग्जरियस लाइफ की बात करता है। गेहूं गुलाब में बड़ा संघर्ष था, गेहूं गुलाब में बड़ा संघर्ष था, तो ये लिबरल है, ये देखोगे आर्टिकल 49। उसके बाद फिर क्या है, आर्टिकल 50, सेपरेशन बिटवीन जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव इन पब्लिक सर्विसेज ऑफ 50। ये सब आपके लिखे हुए हैं। लेकिन अभी आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये आपको देखना है कैसे उसके विचार है, विचार कैसे है। वजह आर्टिकल के आपको थोड़ा विचार भी देखने हैं। और आर्टिकल तो आपका होगा, सब आपको पीडीएफ मिल जाएगा कि प्रोटेक्शन ऑफ दैट इज मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड प्रोटेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, सेपरेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, एंड दैट इज अ आइडिया ऑफ अ लिबरल एलिमेंट। तो आप देखोगे, और इसलिए हमारे कहा भी जाता है, हमारे लिबरल एलिमेंट का मतलब जहाँ भी हम पीस की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, आज़ादी की बात करें, और सोचो सेपरेशन ऑफ पावर भी तो लिबरल एलिमेंट है। बिकॉज व्हाट इज द पर्पज ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, लिमिटिंग द पावर ऑफ स्टेट, मैक्सिमाइजिंग लिबर्टी। आज़ादी को बढ़ाना है, राज्य को कम करना है, देन वी आर लुकिंग फॉर सेपरेशन ऑफ पावर। लेकिन आप देखोगे निदेशक तत्व में समाजवादी एलिमेंट भी शामिल किया गया, सोशलिस्ट। याद रखो बच्चों, सोशलिस्ट कौन होता है, जो फ्री की बात करे, जहां भी फ्री मिल रहा है समझ लो सोशलिज्म है। फ्री में लंगर, फ्री में स्कूल, फ्री में हेल्थ केयर। और किसी बच्चे ने कहा गेहूं गुलाब बना, गुलाब का मतलब है, देखो गेहूं का मतलब है जो पेट भरता है, गुलाब का मतलब गुलाब से पेट थोड़ी भरता है, वो ब्यूटी है, ब्यूटी लग्जरियस है। इसे उदारवादी गुलाब की बात करते हैं, रोज की बात करते हैं, पेट की बात नहीं करते। तो समाजवाद, सोशलिज्म का एलिमेंट क्या है, समाजवाद का मतलब है जहां भी पैसे की समानता आएगी। और आप देखो समाजवाद क्या है दोस्तों, उदारवादी हो जाना बड़ा आसान है। अपने गांव में रह लो और फटेली जीन्स पहन के घूमना शुरू कर दो, उदारवादी हो गए। जीन्स को फाड़ लो, उसके बाद अपना बाल बिल्कुल 4 किस्म कलर करवा लो, रॉकेट तरह बाल उठा के डमक डमक चलना शुरू कर दो, उदारवादी हो गए। लेकिन समाजवादी होने का मतलब है, मान लो आपके पास भैंस है, भैंस है, तो अब समाजवाद का मतलब है अगर किसी के पास भैंस है और भैंस 4 है, इसलिए मेरे बच्चों एक भैंस का दूध अपने ले लो, बाकी 3 भैंस का दूध गांव में बांट दो। सोशलिज्म, सोशलिज्म में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी मस्ट बी देयर। सोशलिज्म में क्या होता है, संपत्ति का वितरण होगा, संपत्ति का बंटवारा होगा, क्योंकि संपत्ति पर एक व्यक्ति का कंट्रोल नहीं हो पाएगा, पूरे गांव का। अब ये थोड़े कि एक आदमी 5 किलो दूध पी रहा है, दूसरा बेचारा देख रहा है, उसको बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है, 100 ग्राम्स भी नहीं मिल पा रहे। इसे समाजवाद का मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूँ अपनी भैंस भी दूसरे को दे दो, एक भैंस रखो, दूसरे भैंस का दूध बांट दो। और पूंजीवादी क्या कहेगा, उदारवादी क्या कहेगा, एक भैंस रखूंगा, अपने दूध पीऊंगा, बाकी को मार्केट में बेच के पैसा ले लूंगा। समाजवादी ऐसा नहीं कहेगा। इसीलिए मेरे बच्चों समाजवाद का मतलब है वेरेवर वी आर टॉकिंग ऑफ इकोनॉमिक इक्वलिटी, पहले कौन समानता होनी चाहिए, आर्थिक समानता। अरे वोटिंग राइट बाद में ले लेना, पहले जमीन की इक्वलिटी बिटवीन लैंड, इक्वलिटी बिटवीन लैंड, तो जमीन की समानता होनी चाहिए, प्रॉपर्टी की समानता होनी चाहिए। उसके बाद समानता की इक्वलिटी किसकी होनी चाहिए, फिर इक्वलिटी किसकी कि पूरे, अब पूरे कम से कम पूरे गांव में कुछ कुछ दूध तो सबको मिले, इक्वलिटी। अब गांव में पता चला 5 लोगों के पास जमीन है और बाकी लोगों के पास सही नहीं है। किसी ने पूछा सर ऑफलाइन वालों को भी पढ़ा, अभी ऑफलाइन में क्लास शुरू होगी अभी थोड़ा देर बाद में, अभी तो ऑनलाइन चल रही है। तो सोशलिज्म बड़ा अच्छा विचार। इससे सोशलिज्म का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, हॉस्टल में जो बच्चे रह रहे हैं, घर से कोई सामान लाया हो सबको डिस्ट्रीब्यूट कर खाओ,
इसे दूसरे की मदद करते रहो, फ्री ऑफ कॉस्ट। इसे सोशलिस्ट एलिमेंट क्या है, जहाँ फ्री मिलेगा वो सोशलिज्म, जहाँ कम्युनिटी के इंटरेस्ट की बात आएगी वो सोशलिज्म। सोशलिज्म इसीलिए मेरे बच्चों, जहाँ घर में, अब देखो घर में कहीं ना कहीं सोशलिस्ट प्रिंसिपल चलता है। सोशलिज्म, भाई सोशलिज्म का मतलब है जहाँ कम्युनिटी का इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, व्यक्ति का नहीं। इस देखो घर में कोई चाहे कमाए चाहे कोई कम कमाए, सबको माँ समान खाना देती है, सोशलिज्म। जबकि मार्केट में जाते हो तो ऐसा प्रिंसिपल, मार्केट में क्या है, कैपिटलिज्म। मार्केट में जाकर कहो कि भैया मुझे मोबाइल चाहिए, मैं गरीब आदमी हूँ, बाजार वाला कहेगा जाओ इधर से, पैसा है तो मोबाइल है, ये कैपिटलिज्म है। इसलिए सोशलिज्म का मतलब होता है जहाँ पर आर्थिक समानता हो। सोशलिज्म का मतलब है, किसी ने कहा सर समाजवाद कहे सारे भैंस पालो, नहीं नहीं, समाजवाद की बात मतलब सारे भैंस पालो की बात नहीं है, जो भी हो तुम्हारे पास। इसलिए समाजवाद ये मानता है कि संपत्ति पे व्यक्ति का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। इसलिए बच्चों देखो रेल क्या है, रेल राज्य कंट्रोल में है, ये समाजवादी प्रिंसिपल है। और जहाँ राज्य कंट्रोल होता है, एम्स चले जाओ, राज्य का कंट्रोल है, एम्स में फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट हो जाएगा। लेकिन मैक्स हॉस्पिटल में जाओ पैसा लगेगा, मैक्स हॉस्पिटल में जाओ पैसा लगेगा। इसे अब देखो खान सर की क्लास भी समाजवादी प्रिंसिपल पे चल रही है। तो समाजवादी प्रिंसिपल तो ही है, बिल्कुल मिनिमम आपसे लिया जा रहा है जितना चार्ज हो सकता है, ये समाजवाद है। समाजवाद का मतलब है जहाँ पे आपको आर्थिक समानता हो। समाजवाद का मतलब जहाँ आपको संपत्ति का वितरण हो, जहाँ सभी का संपत्ति में हिस्सा हो। इसलिए समाजवाद के प्रिंसिपल, डीपीएसपी में समाजवाद के प्रिंसिपल कौन से हैं, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ सोशलिज्म इन डीपीएसपी। तो डीपीएसपी में जो समाजवाद के प्रिंसिपल है उसमें क्या है, जैसे संपत्ति का केंद्रीकरण कुछ हाथों में नहीं होगा, देयर शैल बी नॉट अ कंसंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन फ्यू हैंड्स। आर्टिकल 39 बीसी, अगर आपको फंडामेंट संपत्ति का अधिकार याद होगा, आर्टिकल 39 बीसी ये समाजवाद का बड़ा प्रिंसिपल है। संपत्ति के केंद्रीकरण कुछ हाथों में नहीं होगा पहला, और उत्पादन के साधन ऐसे होंगे जिसपे समुदाय का नियंत्रण होगा। अब जरा सोच के देखो, अगर पूरे आपकी पूरी जमीन पर, पूरी गांव की जमीन पर स्टेट कंट्रोल हो जाता तो जमींदारी अपने आप खत्म हो जाती। सब लोग काम करते हैं, जिस हिसाब से काम करे वैसे अपने अनाज लाए, तो जमीन का कोई मालिक होगा ही नहीं। अच्छा बच्चे भी समान नागरिक संहिता पूछ रहे हैं, अभी चिंता उसको मत करो, उसको अलग से बताना है, उसको अलग से बताना है। और दूसरी बात है कि समाजवाद, इसका मतलब देयर शैल बी नॉट अ कंसंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी। कंसंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब है कोई पता चला किसी के पास 5 घर है, कोई किसी का घर ही नहीं है, समाजवाद खिलाफ है। किसी के पास वो अपने आप में, और ये भी समाजवाद खिलाफ क्या है कि अब पता चला कि अमेजॉन के पास इतनी प्रॉपर्टी है, बाकी लोग गरीब हैं, अमेरिका के पास प्रॉपर्टी है बाकी, तो समाजवाद आर्थिक समानता की बात करता है, इसे 39 बीसी में है। और समाजवाद वेलफेयर स्टेट की बात करता है, कल्याणकारी राज्य। इसलिए आप देखोगे हमारे यहाँ डीपीएसपी में वेलफेयर स्टेट की बात है। यूपीएससी में पूछा गया सवाल भी है कि संविधान किस भाग में वेलफेयर स्टेट की बात की गई है। किसी बच्चे को सर कैसे पता करें कि हम उदारवादी हैं समाजवादी है। आप याद रखो रागिनी, अगर जितना पैसा तुम्हारे पास है सारे बहन भाई में मिलकर बांट कर खाओ तो समाजवादी हो, सारा पैसा इकट्ठे रख के सारा गड़प पर गई तो उदारवादी हो। यही तो पहचान का तरीका है। तो कल्याणकारी राज्य होगा, इसलिए समाजवाद क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन, निःशुल्क शिक्षा। तो निश्चित तत्व में फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन है वो समाजवादी एलिमेंट है। देन फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्थ केयर है, स्वास्थ्य, वो समाजवादी एलिमेंट है। स्वास्थ्य की सुविधा, पोषण की सुविधा, काम का अधिकार, राइट टू वर्क, और स्वास्थ्य का अधिकार, राइट टू हेल्थ, ये सब हैं सोशलिस्ट। जहां पे रोटी कपड़ा मकान की बात आएगी वो कौन होगा, समाजवादी। whenever we are talking of economic equality, health, free of cost education, that is a part of socialism.
दैट इज अ पार्ट ऑफ सोशलिज्म। ये समाजवादी होगा जहाँ समुदाय के ध्यान रखा जाएगा। और आप देखोगे यही आपके डीपीएसपी में है। वेलफेयर स्टेट की बात आर्टिकल 38 में है। संपत्ति का सेंट्रलाइजेशन नहीं होगा, ये किसका आर्टिकल है? 39 बीसी का है। ये सब सोशलिज्म की बातें हैं। अब आप देखोगे निदेशक तत्व का तीसरा एलिमेंट क्या है? गांधीज्म। क्योंकि दोस्तों जब हमारा संविधान बन रहा था, एक तरफ संविधान में समाजवादी लोग थे, एक तरफ उदारवादी लोग थे। तो आप देखोगे आजकल समाजवादियों की संख्या थोड़ी कम होती जा रही है, लेकिन तब भी बड़े सारे लोग समाजवादी हैं जो समाज के हित में काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ये बात करोगे कि गांधी हमारे संविधान में श्रीमान नारायण अग्रवाल थे और संविधान बन रहा था, तो उन्होंने कहा ये बताओ हम तो गांधी के सिद्धांतों को भूल जा रहे हैं, बापू को हम भूल रहे हैं। और इसीलिए श्रीमान नारायण अग्रवाल ने जब भी कहा कि हम बापू को भूल रहे हैं, ये बात फिर दी गई डॉक्टर अम्बेडकर को, उससे कहा गई कि भाई ये बताओ गांधी का सिद्धांत संविधान में कहाँ है? किसी बच्चे ने पूछा सर मतलब लिबरल लोग कैपिटलिस्ट हैं। बिल्कुल सही बच्चे। तो अब ये हुआ कि भाई गांधी कहाँ है, तो गांधी इज मिसिंग। और सच मानो संविधान में कभी गांधी था ही नहीं, गांधी थे ही नहीं। अब इसलिए निदेशकता की बात आ गई और गांधीवादी सिद्धांत लाए गए, जो पहली क्लास है ना। और इसलिए गांधीवादी सिद्धांत लाए गए। अब क्या किया गया? शराबबंदी, प्रोहिबिशन ऑफ अल्कोहल, लिकर, ये गांधीवादी सिद्धांत है। एक्सेप्ट फॉर मेडिसिनल पर्पसेस, एक्सेप्ट फॉर मेडिसिनल पर्पसेस देयर शैल बी नो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिकर। और उसमें क्या होगा? पंचायतों का निर्माण, आर्टिकल 40, फाउंडेशन ऑफ पंचायत, पंचायतों का निर्माण, पंचायतों गठन, ये। और यानी गाय का दुधारू पशु के वध का प्रतिबंध, यानी प्रिवेंशन ऑफ स्लॉटरिंग ऑफ काउ एंड अदर मिल्चिंग एनिमल्स। तो यानी गाय और दुधारू पशुओं के वध का प्रतिबंध। क्योंकि दोस्तों गांधी बाबा का विचार बिल्कुल अलग ही था। गांधी बाबा कहते थे, देखो उदारवादी कहते हैं संपत्ति पे व्यक्ति का नियंत्रण होता है, समाजवादी कहते हैं कि संपत्ति पे समुदाय का नियंत्रण होता है, जबकि गांधीवादी क्या कहते हैं? संपत्ति ईश्वर की देन है, यानी गॉड इज द ओनर ऑफ अ प्रॉपर्टी एंड वी आर मेरली ट्रस्टी। संपत्ति ईश्वर की देन है और हमें ये इसलिए मिली है कि इसका हम उपयोग करें। इसका मतलब है जो भी किसी बच्चे ने पूछा संघीय व्यवस्था क्या है, अरे विद्याकांत मैं बताऊंगा, चिंता मत करो मेरे बच्चे, मैं अब बताऊंगा आपको क्या है। तो अब जरा सोच के देखो, गाय और दुधारू पशुओं के वध का प्रतिबंध, रिस्ट्रिक्शन ओवर यानी प्रिवेंशन ऑफ स्लॉटरिंग ऑफ काउ, अदर मिल्चिंग एनिमल्स। इसलिए ये बात कही जाती है कि किस तरीके से गाय दुधारू पशुओं के वध का प्रतिबंध किया जाए, ये भी गांधीवादी प्रिंसिपल है सब। इसका मतलब है कि हमारे निदेशक तत्व में उदारवादी एलिमेंट, समाजवादी, गांधीवादी सब आ गए। इसका सीधा एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, ये भी बात है गांधीवादी में। कृषि का औद्योगिक विकास। और जरा सोच के देखो किस तरीके से हमारे संविधान निर्माता, इसलिए जहाँ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कुछ लोग कह रहे थे हम समाजवादी बन जाएंगे, कुछ लोग कह रहे थे पूंजीवादी बन जाएंगे। सच मानो दोस्तों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो मेकर्स थे, दे आर वेरी साउंड पर्सन, लॉजिकल। उन्होंने कहा भाई हमें वाद से क्या मतलब है, भारत की भलाई होनी चाहिए। इसे सच मानो हमारे संविधान निर्माताओं ने हर विचार को लिया, हर अच्छे विचार को शामिल किया, और जो अपने देश के हिसाब से अच्छा हो सकता था। हमने न तो सोवियत संघ का फॉलो किया, न तो अमेरिका के कैपिटलिस्ट मॉडल को फॉलो किया। वी वेर फॉलोइंग अ मिडिल पाथ एंड वी वेर रिकंसाइलिंग एवरी आइडियोलॉजी टुगेदर। हमने हर संविधान को, ये भारतीय संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता थी। इसलिए बच्चों देखो चाइना ने 79 में समझा, चाइना ने 79 में व्यवस्था को उदारवादी अपना दिया, समाजवाद के साथ बाजारवाद जोड़ दिया।
हमने बात पहले से जोड़ रखी थी, हमने बात पहले जोड़ रखी थी। लेकिन दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी सिर्फ कंटिन्यू रखेंगे मंडे को, अगली क्लास होगी मंडे को। आज के लिए इतना ही।